India's best learning app. वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स नॉन मेटल्स का ये आज चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स करा हुआ है मेटल्स नॉन मेटल्स के ऊपर में, जिसमें हम लोगों ने देखा था मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। हमने नॉन मेटल्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा हुआ था। उसके बाद बच्चों हम लोग देख रहे थे कि आखिर कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, और कंपाउंड्स के बनने के लिए देयर मस्ट बी एन अट्रैक्टिंग फोर्स। वहां पर एक अट्रैक्टिंग फोर्स का जरूरत होता है जिसको हम लोगों ने कहा केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 3 तरह के बॉन्ड्स को मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। एक हमारा था आयोनिक बॉन्ड, एक था कोवैलेंट बॉन्ड और एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसी में से आज जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वो ये आयोनिक बॉन्ड। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकालकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए क्या, आयोनिक बॉन्ड। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के अंदर से। तो सबसे पहले आप समझिए आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, ध्यान से समझो। आयोनिक बॉन्ड हम लोग उस बॉन्ड को कहते हैं जो किसी 2 डिफरेंट आयंस के बीच में बनता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, दोज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which are formed between the ions। सबसे पहली बात कि ये वैसे बॉन्ड होंगे जो आयंस के बीच में बनेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बताइए। आप एक बात समझिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आयन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए आयन होता क्या है। एक बात समझो, हम लोगों ने पढ़ा एटम। जब उस एटम के अंदर में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तब जा करके अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम तो प्लस का चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा माइनस का चार्ज आएगा। यानी वो एटम या तो बन जाएगा केटायन या नहीं तो बनेगा एनायन। और यही होते हैं क्या, आयंस या फिर रेडिकल्स। यानी हम कह सकते हैं कि एटम स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए वो आयन के फॉर्म में आते हैं, आयन बनाते हैं। और फिर उन आयन के ऊपर में जो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के बीच में देयर वर्क्स, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सो वर्क करता है और फिर आयंस के बीच में एक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं एक केटायन की। तो आप समझिए हमारे पास एक सोडियम एटम है। हम इस सोडियम एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम प्लस आयन। दूसरी तरफ हमारे पास एक क्लोरीन एटम है और हम उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरीन एनायन, वो बना था सोडियम केटायन। अब इन दोनों प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा और इस बीच में इस Na से Cl तक में एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक बॉन्ड बन जाएगा और Na और Cl अलग अलग ना रह करके एक कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड बना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड 2 आयंस के बीच में बना। इस बात को आपको याद रखना है। चलो, उसके बाद एक और खास बात आप समझिए, जब भी बच्चों आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आयंस के बीच में बनेगा। और केवल इतना ही नहीं, वहां जो आयंस यूज होंगे वो कैसे आयंस यूज होंगे, तो डिफरेंट आयंस यूज होंगे। डिफरेंट आयंस कहने का मतलब, अगर मान लो एक केटायन है और दूसरा भी केटायन लेकर के आओगे तो क्या वहां पर रिपल्सन फील होगा, नहीं होगा ना। सॉरी, क्या वहां पर अट्रैक्शन फील होगा, नहीं होगा, वहां तो और रिपल्सन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए
आयंस के आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए दो डिफरेंट आयन का होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम दो निगेटिव आयन को एक साथ लेकर के आ जाएंगे तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वहां भी रिपल्सन हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव के पास जाना होगा, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव के पास जाना होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यहां भी वही फंडा है। तो आयनिक बॉन्ड बनाते समय हमको ये बात याद रखना है। चलिए, एक और बात आपको जो याद रखनी है वो ये नोट में ही कि यहाँ जो केटायन बनेगा वो कहाँ से आएगा, मेटल से आएगा, और जो एनायन बनेगा वो कहाँ से आएगा, नॉन मेटल से आएगा। कहने का मतलब वो सारे ही कंपाउंड्स जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे वो भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। हमको एक और बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि उसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट है क्या वो मेटल से आ रहा है, उसमें जो निगेटिव वाला पार्ट है क्या वो नॉन मेटल से आ रहा है। अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे कि वो आयनिक कंपाउंड हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है। ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा HCl, फिर मैंने लिखा NaOH, फिर मैंने लिखा H2O और फिर मैंने लिखा CO2। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। HCl को हम लोग ब्रेक करेंगे H+ में और Cl- में। NaOH को हम लोग ब्रेक कर लेंगे Na+ में और OH- में। H2O हमारा ब्रेक हो जाएगा H में और OH में, H+ और OH- में। CO2 हमारा ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा ब्रेक +- में। अब आप ध्यान दीजिए, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से आयनिक बॉन्ड्स हैं किस किस में और किस किस में आयनिक बॉन्ड्स नहीं हैं। चलिए, आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बना के बताइए जल्दी। बताइए कौन कौन से आयनिक बॉन्ड्स हैं और किस किस में आयनिक बॉन्ड्स नहीं हैं। चलो, कुछ बच्चों ने ट्राई करा लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर गलत। देखो, सबसे पहली बात, केवल आयन का होना जरूरी नहीं है। अगर केवल आयन का होना जरूरी होता तब तो इसमें भी 2 डिफरेंट आयन है, इसमें भी 2 डिफरेंट आयन है और इसमें भी 2 डिफरेंट आयन है, मतलब ये तीनों ही आयनिक कंपाउंड्स हो जाते। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। हालांकि इस पूरे चारों ऑप्शंस में से कोई भी आयनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने क्या कहा था कि आयनिक कंपाउंड के केस में याद रखना, मैंने कहा था कि जो हमारा जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, मेटल से आ रहा होगा, और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ से आ रहा होगा, नॉन मेटल से आ रहा होगा। तो देखो HCl में क्या है, H+ तो है, Cl- भी है, लेकिन H हमारा मेटल से ना आकर के नॉन मेटल से आ रहा है, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ ये देखो, यहाँ NaOH है, सॉरी ये NaOH नहीं होना चाहिए था, यहाँ मैं देता हूँ H2SO4। अभी आप क्या करोगे, इसको जब देखोगे तो H2SO4 में भी क्या होगा, H है और SO4 है, तो यहाँ भी +- में बनता है 2H + SO4 2-, लेकिन ये भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। NaOH होगा, H2SO4 नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ना HCl हमारा आयनिक कंपाउंड है, ना H2SO4 है, ना H2O है, ना CO2 है, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। समझ में आ गई बात? तो हमने देखा आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड के बाद आप एक डेफिनेशन और लिख ही लो, आयनिक कंपाउंड्स। क्या लिखो, आयोनिक कंपाउंड्स, हेडिंग लगाओ, आयोनिक कंपाउंड्स लिखो। दोज कंपाउंड्स इन विच आयोनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, और जिन जिन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे हम उसको कह लेंगे क्या, हम उसको कहेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई और आप इसको याद भी रखने वाले हो। चलिए बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इनका प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो आयनिक कंपाउंड के अंदर में। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए कि जनरली दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। बच्चों, आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में बनते हैं और आयंस के अंदर में क्या होते हैं, +- होते हैं, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है जो सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है। इसीलिए उसके बनने वाले कंपाउंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, सॉलिड कहलाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात,
जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो लिखो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, किस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्वस फॉर्म में ये वापस से अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और इनके वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को फिर से पास आउट होने देते हैं। चलिए उसके बाद लिखो एक और बात, थर्ड, ये यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों एक मेथड होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, सेपरेशन ऑफ मेटल्स में भी वो पढ़ाया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। या फिर जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कैसे हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में सिल्वर का या गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं, लेप चढ़ाते हैं, उसके ऊपर में कोटिंग करते हैं। तो वो सारे के सारे किस मेथड से होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से होता है। तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक और बात लिखिए आप, चौथा, ये जो होते हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो लिखो दीज कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये बहुत स्ट्रांग भले ही हो, लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो पानी में जाने के बाद ये आपस में अलग हो जाते हैं। देखो बाबू, पानी में क्या होता है ना कि एक बहुत ही अलग तरह का पावर होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो एक उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका, जो पानी का बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को आपस में ब्रेक कर देता है। चलिए उसके बाद लिखिए, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है MP एंड BP, वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। क्या होगा इनका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे किसके, हमारे आयनिक कंपाउंड्स के। अगर कहीं पर आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इसका मतलब है कि वो एक तो बहुत हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, वो गुड कंडक्टर होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के, उनका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किया जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को याद रखा तो हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कोवैलेंट कंपाउंड। क्या पढ़ना है, कोवैलेंट कंपाउंड। हेडिंग लगाओ, कोवैलेंट, पहले तो बॉन्ड पढ़ो फिर पढ़ना कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों नाम से स्पष्ट है, कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजन, यानी वैसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे तो वहाँ 100% इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता था। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने की वजह से एलिमेंट्स के ऊपर में चार्ज आता था और फिर उन चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता था और वहाँ पे बॉन्ड बनता था। यहाँ वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। यहाँ जो बॉन्ड्स बनेंगे वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनेंगे। समझिए अब, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो आप, जो छोटे एटम्स होते हैं उनको डुप्लेट पूरा करना होता है स्टेबल होने के लिए, जो बड़े एटम होते हैं उनको ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, यहाँ सपोज करिए 2 हाइड्रोजन है, समझ में आ रही है बात, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल होने के लिए इसको डुप्लेट पूरा करना है, मतलब दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बेचारे के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, वो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा फिर, तो यहाँ वो संभव नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ना ये इसको देता है ना ये इसको देता है, ये दोनों आपस में एक बीच का रास्ता निकालते हैं शेयरिंग का, और ये कहते हैं कि अच्छा एक काम किया जाए, सपोज करो ये इस हाइड्रोजन को कन्विंस करता है और ये इस हाइड्रोजन को कि हम दोनों अपने अपने ऑर्बिट्स को थोड़ा सा लूज करते हैं, मतलब ऑर्बिट्स थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था पहले, वो अब थोड़ा सा अपने ऑर्बिट को बड़ा करके यहाँ आ चुका है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन जो वहाँ था वो अपना थोड़ा सा ऑर्बिट बड़ा करके यहाँ आ चुका है। और इन दोनों के बीच में अब आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये, अभी तो मैंने आपको अलग अलग दिखाया है ना, ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन है किसकी ऑर्बिट में। तो जब ड्यूप्लेट भाई साहब इनके स्टेबिलिटी को चेक करने आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये देख करके कि इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन भी इसी के ऑर्बिट में है और इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसकी ऑर्बिट में है ही।
समझ में आ रही है बात? तो उनको लगता है कि इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो उसको स्टेबल मान लेते हैं। वैसे ही जब कभी इनको चेक करने के लिए आया जाता है तो सेम वे में इसके लिए भी इसके ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं और माना जाता है कि ये भी क्या है, स्टेबल है। आप इसको ऐसे समझिए, इस हाइड्रोजन के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब जब इससे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सर ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखिए मेरे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, हम स्टेबल हो गए। जब इनसे पूछा गया तो इसने कहा कि सर ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन और ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन और मेरे पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वहां पर ऐसा नहीं बंडा नहीं फोड़ देना है कि नहीं ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों कोऑपरेट करते हैं। तो यहां जो बॉन्ड्स, अब देखो इन दोनों के वजह से, यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जाते हैं। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर मेड आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है और जिस वजह से बॉन्ड्स का फॉर्म होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहा, आप इसका डेफिनेशन लिखिए दोज केमिकल बॉन्ड्स, दोज केमिकल bonds in which mutual sharing in which mutual sharing of electrons take place। वैसा बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। मैं इसका बहुत सारा एग्जांपल बच्चों आपको बताऊंगा, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा और सारे जो डाउट्स आ रहे हैं मन में वो दूर हो जाएंगे। इनको हम लोग कह लिए क्या, कोवेलेंट बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए आप ऐसे, H और H के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड, O और O के बीच में 2 म्यूचुअल बॉन्ड, ऐसे करके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए उसके बाद एक चीज़ लिखो, कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो लिखिए दोज कंपाउंड्स in which कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। वैसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे हम उसको क्या कहने वाले हैं, हम उसको कहने वाले हैं क्या, हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उन टाइप के कंपाउंड्स को हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स। आपको ये बात याद रखना है। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, CH4, NH3 एटसेट्रा। चलिए बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, इससे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, आयोनिक बॉन्ड, और उससे क्या बनाया था, आयनिक कंपाउंड्स। अभी हम लोगों ने क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, और उससे क्या बनाया, कोवैलेंट कंपाउंड। तो आखिर इन लोगों का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई है, इसीलिए सीबीएसई कभी कभी पूछ देता है कि आप स्टेप बाय स्टेप बना करके दिखाइए किसी आयोनिक कंपाउंड को या फिर किसी कोवैलेंट कंपाउंड्स को। तो हम लोग एक एक करके 2-3 आयोनिक कंपाउंड्स को बनाना सीखेंगे और फिर 3-4-5 कोवैलेंट कंपाउंड्स को बनाना सीखेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स बहुत ईजी है, कोवैलेंट में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपको समझना है, और ऐसा करके हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों का। तो फटाफट हेडिंग लगाओ, फॉर्मेशन ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स के नाम बताता हूं और आपको उसका फॉर्मेशन करके दिखाना है। सबसे पहला NaCl, दूसरा MgCl2, तीसरा AgCl नहीं कर लो, Al कर लो, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, चौथा एक और बना लो MgO, पांचवा MgCl2 हो गया है, MgO भी हो गया है, सोडियम का ऑक्साइड ले लो एक, Na2O। चलिए अब इतने सारे कंपाउंड्स को बना करके आपको दिखाने हैं, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि कैसे बनाओगे। अगर बन जाता है तो चैट वाले सेक्शन में मुझे उसका फोटो क्लिक करके भेजिए कि सर मैंने खुद से बनाया बिना आपके सॉल्यूशंस को छापे हुए देखे हुए।
चलिए ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, NaCl। ध्यान से समझो बच्चों, जब हम बात करते हैं NaCl का, तो यहाँ क्या हो रहा है वो समझिए। एक तरफ है हमारा सोडियम और एक तरफ है हमारा क्या, क्लोरीन। समझ में आ रहा है बात? एक तरफ क्या है सोडियम, एक तरफ है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये तो आपको पता होगा। जब एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हम देखेंगे ये 11 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग सेल में प्रेजेंट है। K में प्रेजेंट है 2, L में प्रेजेंट है 8 और M में प्रेजेंट है 1। यहाँ जब हम देखेंगे तो वही चीज़ K, L और M, K में प्रेजेंट है 2, L में प्रेजेंट है 8 और M में प्रेजेंट है 7। तो ऑक्टेट भाई साहब कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम ऐसे छोटे एलिमेंट नहीं हो, बड़े एलिमेंट्स हो, तो आपको स्टेबल होने के लिए यू हैव टू फुलफिल योर ऑक्टेट, यानी आपके आउटर मोस्ट सेल में, जो कि इसका M है और इसका भी M है, इसके आउटर मोस्ट सेल में देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पंगा कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 बनाने के लिए 7 अलग से इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा, और इतना इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन इसके लिए कोई नहीं देने जा रहा है। मतलब इसका तो 8 होने से रहा। दूसरी बात, जब हम बात करेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2, 8 और 7 है, यानी इसको 8 पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। तो ये दोनों देखो क्या करते हैं, सोडियम अपना एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये दे देगा ना तो इसका M वाला सेल ही खत्म हो जाएगा, मतलब उस सेल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तब उसका आउटरमोस्ट सेल M ना होकर के L कहलाएगा, और L में तो ऑलरेडी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ऐसा करने से देखो क्या होता है, ऐसा करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घट करके 11 ना रह करके 10 हो जाते हैं, जबकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में अभी भी 11 है। तो माइनस के लिए 10 चार्ज और प्लस के लिए 11 चार्ज, ओवरऑल चार्ज हो जाता है +1। यानी हमारा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बन जाता है सोडियम प्लस केटायन, यानी हमारा सोडियम बन जाएगा सोडियम प्लस केटायन और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। दूसरी तरफ इसी तरीके से क्लोरीन को एक नया इलेक्ट्रॉन मिल गया, और पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 17, जब एक मिल गए तो हो गए 18, लेकिन प्रोटॉन भाई साहब अभी भी कितने हैं, 17, यानी +17 और -18, ओवरऑल -1 का चार्ज जो इसके पास आ जाएगा। यानी हमारा जो क्लोरीन एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा क्लोरीन माइनस। ये बात समझ में आ गया? यानी देखो यहाँ हमारा जो सोडियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम प्लस आयन में। हमारा जो क्लोरीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन माइनस आयन में। और इन प्लस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, दैट इज Na और Cl। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ बॉन्डिंग NaCl आयोनिक कंपाउंड। एक NaCl के आयोनिक कंपाउंड के बनने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। चलो बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया कि NaCl बनता कैसा है। उसके बाद दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया वो लिया MgCl2। ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए। अब मैं इतने डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा, अब आप बस समझते चलिए। देखो बच्चों, जब हम MgCl2 को बनाते हैं तो आपको बनाना सीखना चाहिए, वो पूछेगा। तो एक Mg है तो हमने एक Mg लिया, इस तरफ हमने एक क्लोरीन लिया और इस तरफ फिर से हमने एक क्लोरीन लिया। जब आप इसके बारे में देखोगे तो इसके इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आया? यहाँ मैग्नीशियम में क्या होता है कि अंदर वाले सेल में 2, उसके बाद वाले सेल में 8, लेकिन उसके बाद वाले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर। अब देखो हमको करना क्या है, जब हम इस क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ भी हमारे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, K में, दूसरे L वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड आउटर मोस्ट सेल में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों ही क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरी है, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मैग्नीशियम देगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हैं, क्योंकि इसको ऑक्टेट करने के लिए 8 चाहिए जबकि बाहर में 6 हैं, यानी इसको बाहर में 2 है, इसको 6 और चाहिए होगा, और इतना ज़्यादा कोई इसको देगा नहीं। तो इसके लिए फ़ायदा इसी में है कि ये अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी और को दे दें और इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिस कारण से इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, उस कारण से इसके ऊपर एक और प्लस चार्ज आएगा। मतलब मैग्नीशियम अकेले 2 प्लस में जाएगा
और इसके साथ 2 क्लोरीन माइनस माइनस करके जुड़ेंगे। यानी जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, मैग्नीशियम एक तरफ यहाँ पर क्लोरीन और एक तरफ यहाँ पर क्लोरीन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2। अब आपको पता चला आज कि क्यों मैग्नीशियम जब क्लोरीन से मिलता है तो MgCl2 बनता है, जबकि सोडियम क्लोरीन से मिलता है तो केवल NaCl बनता है। क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक ही एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बस एक ही क्लोरीन एक सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है और बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब मैग्नीशियम से क्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो मैग्नीशियम के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक क्लोरीन एक ही लेगा। तो जब भी उसको ऑक्टेट फुलफिल करना होगा तो ऐसे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रख सकें। इसीलिए मैग्नीशियम का फॉर्मूला MgCl2 होता है और सोडियम के साथ NaCl सिंगल होता है। जब हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल की, एल्युमिनियम की, तो देखो यहां पर क्या होगा, समझिए। जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला होता है AlCl3। अब यहां समझो आप हो क्या रहा है, एल्युमिनियम के केस में जब हम बात करेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल की, तो इसके वैलेंस कोर में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, एंड इसका एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कितना होता है 13। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बाकी बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने और चाहिए? 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दूसरी जगह पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एल्युमिनियम देखो क्या होगा, ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होने के लिए रेडी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होने के लिए रेडी और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होने के लिए रेडी। तीनों ही जगह पर एक एक क्लोरीन आ जाएगा और जो एक एक इलेक्ट्रॉन को रखेगा, यानी एक एल्युमिनियम जाएगा 3 प्लस चार्ज में और इसके साथ साथ 3 अलग अलग क्लोरीन बनेंगे जो एक एक माइनस चार्ज लेकर के आएंगे। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा बनेगा AgCl3। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने बॉन्ड बनाया Ag को Cl के साथ में। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया कैसे बॉन्ड बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के बच्चों। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड का, इसमें कुछ एग्जांपल्स बाकी है क्या, देख लीजिए एक बार। हम लोगों ने क्या क्या लिया था, MgCl2 हमारा हो गया है, MgCl2 हो गया है, AlCl3 ये भी हम लोगों ने देखा, MgO और Na2O मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं और सोडियम का बनाते हैं। चलो ध्यान दो, देखो बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम के पास देने के लिए वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप समझो, मैग्नीशियम के पास देने के लिए वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, जब तुम ऑक्सीजन को देखोगे ध्यान से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, यानी इसके कोर इलेक्ट्रॉन में कितने रह गए 2 और यहां कितने हो गए 6, यानी इसके पास 2 सीट वैकेंट है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रेडी हैं डोनेट होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और ऐसा करके मैग्नीशियम बन जाएगा Mg++, ऑक्सीजन बन जाएगा MgOg O-, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और इसके बाद इन दोनों प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इन चीज़ों को बच्चों आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात? बहुत ही बढ़िया से आप इसको याद रखिए ताकि फिर आगे आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें समझ में आए। लेकिन जब हम सोडियम का बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो वहाँ देखो क्या होने वाला है, आप ध्यान दीजिए। एक सोडियम के पास डोनेट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ऑक्सीजन के पास लेने के लिए 2 सीट वैकेंट है। तो ऐसे ऐसे 2 सोडियम का जरूरी पड़ेगा हमको, तब जाके एक ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा। यानी 2 सोडियम Na2 एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेगा, फॉर्मूला बनेगा Na2O। तो अब आपको जाके क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग 9th में ऐसा क्यों बोलते थे कि अगर हमको ऑक्साइड बनाना है या फॉर्मूला लिखना है तो पहले उसका सिंबल लिखते थे, फिर उसका वैलेंसी लिखते थे और फिर उस वैलेंसी को क्रॉस करते थे। समझ में आ रही है बात? तो इन दिस वे बच्चे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। अगले क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि कैसे कुछ 1-2 कोवैलेंट कंपाउंड्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कैसे किसी कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे बहुत डिटेल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.